नाइट्रोजन फैमिली, और उनका एक और नाम है निक्टोजन्स। निक्टोजन्स का मतलब क्या होता है? सफोकेटिंग एलिमेंट्स। निक्टोजन्स मतलब सफोकेटिंग एलिमेंट्स। सफोकेटिंग एलिमेंट्स। निक्टोजन्स और सफोकेटिंग एलिमेंट्स। क्या नाइट्रोजन के इन्वायरमेंट में लाइफ पॉसिबल है? नाइट्रोजन के इन्वायरमेंट में लाइफ पॉसिबल नहीं है। अगर एयर में से ऑक्सीजन निकाल दी जाए, केवल नाइट्रोजन बचे, तो हम सरवाइव नहीं करेंगे। N2 की प्रेजेंस में कंबशन रिएक्शंस नहीं होती हैं। N2 ऑलमोस्ट इनर्ट गैस होती है, तो N2 की प्रेजेंस में लाइफ पॉसिबल नहीं है। यही रीजन है कि जितने भी ये फूड आइटम्स हैं, जैसे आप चिप्स खाते हैं, उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है? N2। N2 के इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया प्रोड्यूस नहीं हो पाते। तो इनके अक्रेंस की बात करें तो नाइट्रोजन हमें एयर में तो है, मिलता ही है। एयर के अलावा अर्थ क्रस्ट में मिलता है सोडियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट के फॉर्म में। अर्थ क्रस्ट में सोडियम नाइट्रेट को कहते हैं चाइल्ड सॉल्ट पीटर, और पोटेशियम नाइट्रेट को क्या कहते हैं? इंडियन सॉल्ट पीटर। तो एयर में तो N2 फॉर्म में है, बट अर्थ क्रस्ट में नाइट्रेट के फॉर्म में है मेनली। नाइट्रोजन। फास्फोरस किस फॉर्म में मिलता है? तो फास्फोरस मिलता है फॉस्फेट फॉर्म में, Ca3PO4 होल ट्वाइस। कैल्शियम फॉस्फेट के फॉर्म में। इसको कहते हैं फॉस्फोराइट। फॉस्फोराइट। मेटलर्जी में एक और नाम है इसका, थॉमस स्लैग भी कहते हैं इसको। तो फॉस्फोरस एक तो फॉस्फोराइट में प्रेजेंट है, और एपेटाइट सीरीज की ओर्स में। एपेटाइट, हाइड्रोक्सीपेटाइट, फ्लोरेपेटाइट, क्लोरेपेटाइट। तो एपेटाइट सीरीज जैसे थ्राइस Ca3PO4 होल ट्वाइस डॉट CaOH होल ट्वाइस, इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्सीपेटाइट। ये हार्ड सब्सटेंस है, हमारे टीथ इसी के बने हैं, इसी केमिकल के, हाइड्रोक्सीपेटाइट के। हाइड्रोक्साइड की जगह फ्लोरीन आ जाए तो फ्लोरेपेटाइट होता है। क्लोरीन आ जाए तो नाम क्या होगा? क्लोरेपेटाइट। इन जनरल इसको कहते हैं एपेटाइट सीरीज। और ये सारे हार्ड सब्सटेंस होते हैं। तो टीथ को और बोन्स को हार्डनेस यही केमिकल देता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई अक्रेंस की। आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस के बारे में ही जानना है, इससे आगे नहीं सोचना है। नेक्स्ट लिखो,
एटॉमिक प्रॉपर्टीज और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ये आप जानते ही हैं, वही बातें हैं जो अब तक आप सुनते आ रहे हैं कई ग्रुप्स में, राइट फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड, 13, 14। फर्स्ट लिखो साइज, एटॉमिक साइज। तो नाइट्रोजन से फास्फोरस तक जाने में फास्ट इंक्रीज देन स्लो इंक्रीज। इंक्रीज तो है थ्रू आउट द एंड, इसमें एक्सेप्शन नहीं है कोई भी। तो साइज इंक्रीज करती है नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस, फास्ट इंक्रीज देन स्लो। आयनाइजेशन एनर्जी में इसका उल्टा, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है और फास्ट डिक्रीज कहां पे आएगा? नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस। तो साइज और आयनाइजेशन एनर्जी पे क्वेश्चंस नहीं आते, क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या ट्रेंड होता है? तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, बाकी सबकी निगेटिव। और निगेटिव में फास्फोरस की मोस्ट निगेटिव, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो लेस निगेटिव होती है। तो मोस्ट निगेटिव वैल्यू होती है फास्फोरस के लिए, सॉरी। नाइट्रोजन की वैल्यू पॉजिटिव क्यों? तो दो रीजन है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड फुल्ली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। अकेला एक रीजन नहीं दे सकते। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड सेकंड फुल्ली हाफ फिल्ड पी सबशेल। फुल्ली हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, आप जानते हैं। तो फुल्ली हाफ फिल्ड तो फास्फोरस में भी है, फुल्ली हाफ फिल्ड तो आर्सेनिक में भी है। तो अकेला फुल्ली हाफ फिल्ड बोलने से बात नहीं बनेगी। फोर्थ पॉइंट, फिजिकल स्टेट। केवल नाइट्रोजन गैस है एंड रेस्ट आर सॉलिड। फास्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है। बिस्मथ मेटेलिक सॉलिड है, बट दे आर सॉलिड। ओनली नाइट्रोजन इज इन गैसियस फॉर्म। Why? तो नाइट्रोजन के बीच पाई बॉन्ड बन जाता है, दो फास्फोरस के बीच पाई बॉन्ड नहीं बनता। दो फास्फोरस के बीच पाई बॉन्ड नहीं बनता। फास्फोरस के बीच केवल सिंगल बॉन्ड बन पाता है। तो पाई बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा सेकंड पीरियड के एलिमेंट में होती है। या ये कहें पाई बॉन्ड बनाने के लिए एक एलिमेंट सेकंड पीरियड का होना जरूरी है। तो फास्फोरस तो मॉलिक्यूलर सॉलिड है,
फॉस्फोरस सॉलिड को अगर आप देखें तो किसकी पैकिंग होती है सॉलिड में? P4 मॉलिक्यूल की पैकिंग होती है, P4 मॉलिक्यूल की पैकिंग होती है। तो फॉस्फोरस मॉलिक्यूलर सॉलिड है, आर्सेनिक मॉलिक्यूलर सॉलिड है, एंटीमनी मॉलिक्यूलर सॉलिड है। बिस्मथ मेटेलिक सॉलिड है। नेक्स्ट लिखो मेटेलिक करेक्टर। मेटेलिक करेक्टर, तो मेटेलिक करेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस नॉन मेटल्स होते हैं, आर्सेनिक एंड एंटीमनी मेटलॉइड, और बिस्मथ क्या है? मेटल। मेटेलिक करेक्टर इन जनरल इंक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। और नाइट्रोजन, इसमें अगर स्पेसिफिक बात करें तो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर नॉन मेटल्स, आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर मेटलॉइड्स। नाइट्रोजन फॉस्फोरस नॉन मेटल्स हैं, आर्सेनिक एंटीमनी मेटलॉइड्स, एंड बिस्मथ है मेटल। बाकी फैक्टर्स लिख लो जल्दी जल्दी जहां इरेगुलरिटी है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, दे आर इरेगुलर। Boiling point and melting point are irregular. But लिख लो electronegativity decreases regularly. Electronegativity decreases regularly on moving down the group. Density increases regularly on moving down the group. डेंसिटी, तो ये तो बात हुई जनरल प्रॉपर्टीज की। नाउ वी कम टू केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में जिसका हम यूज करते हैं वो है ऑक्सीडेशन नंबर एंड मैक्सिमम कोवेलेंसी। इसके बारे में आपका आइडिया होना जरूरी है, फिर आप प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पाएंगे। ऑक्सीडेशन नंबर कहां से कहां वेरी करती है 15th ग्रुप में? -3 to +5। ऑक्सीडेशन नंबर -3 to +5। डाउन द ग्रुप जाने पे +3 ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी बढ़ती है। +3 ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा स्टेबल बिस्मथ के लिए होती है। बिस्मथ के लिए सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। मोस्ट स्टेबल फॉर बिस्मथ ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट।
मोस्ट स्टेबल फॉर बिस्मथ। रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। और मैक्सिमम कोवेलेंसी, नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 हो सकती है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में केवल 4 ऑर्बिटल हैं, 2s ऑर्बिटल 1 और 2p ऑर्बिटल 3, टोटल 4 ऑर्बिटल है वैलेंस शेल में। तो नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड्स। बट नाइट्रोजन जब 4 बॉन्ड्स बनाएगा तो फॉर्मल चार्ज होगा पॉजिटिव। जब भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा उस पर फॉर्मल चार्ज पॉजिटिव आएगा। नाइट्रोजन 4 बॉन्ड कई तरह से बना सकता है। चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं, एक दोनों डबल, 2 सिंगल हो सकते हैं, और 2 डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है। नाइट्रोजन कई तरह से बॉन्डिंग करता है, पाई बॉन्ड भी बनाता है। बट जब भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा फॉर्मल चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। और अगर नाइट्रोजन 2 बॉन्ड्स बनाता है कहीं भी तो फॉर्मल चार्ज नेगेटिव आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, उनको ओरल होते हैं। आपसे कहें कि इन तीनों नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज बताइए। अगर आपको बेसिक बातें मालूम है तो आप उसको करने में 5 सेकंड्स नहीं लगाएंगे, उससे भी जल्दी हो जाएगा देखते ही। तो इसके 4 बॉन्ड हैं तो इस पे पॉजिटिव, इसके 2 बॉन्ड हैं इस पे भी नेगेटिव। ये बन गया एजाइड आयन N3-, नेट चार्ज 1 यूनिट नेगेटिव आएगा। एजाइड आयन। तो नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 हो सकती है। अब 4 बॉन्ड जब भी बनाएगा फॉर्मल चार्ज होगा पॉजिटिव। बाकी सबकी मैक्सिमम कोवेलेंसी फास्फोरस से लेके बिस्मथ तक 6 होती है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए NCl6- एंड PCl6- में से कौन एग्जिस्ट करेगा और क्यों? तो केवल PCl6- एग्जिस्ट करेगा, नॉट NCl6-। रीजन ये है कि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता। वैलेंस शेल में जितने ऑर्बिटल हैं उतने ही बॉन्ड बनते हैं। 4 ऑर्बिटल होते हैं वैलेंस शेल में इसके, तो 4 बॉन्ड ही बना पाता है। अब इस पे सिंपल लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं कि बताइए HNO2 एंड HNO3 में कौन ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट दोनों का काम करेगा? ओनली 1, ओनली 2, बोथ और नन? आंसर है ओनली HNO2। ये ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट दोनों का काम करेगा।
बट HNO3 केवल ऑक्सीडेंट का काम करेगा। आप जानते हैं नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर -3 to +5 वेरी करती है, मिनिमम -3 मैक्सिमम +5। HNO3 में तो ये +5 में ऑलरेडी है, मैक्सिमम में है, तो HNO3 केवल रिड्यूस किया जा सकता है। अगर ये रिड्यूस होगा मतलब किसकी तरह काम करेगा, एज एन ऑक्सीडेंट। इसको फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं किया जा सकता। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है नाइट्रोजन की। बट इन HNO2 नाइट्रोजन इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 जो इंटरमीडिएट है। इंक्रीज कर सकते हैं +5 तक, डिक्रीज भी कर सकते हैं -3 तक। तो HNO2 दोनों की तरह काम करेगा, ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट। आ गया समझ में? तो 1 by 1 केमिकल प्रॉपर्टीज लिखेंगे, बस इन पॉइंट्स को दिमाग में रखना है। फर्दर एक चीज और लिख लो, नाइट्रोजन का बिहेवियर अपने ग्रुप में एक्सेप्शनल रहेगा। व्हाट आर द रीजन ऑफ एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन? आप अभी प्रॉपर्टी लिखने जा रहे हैं, जगह जगह देखेंगे नाइट्रोजन अलग ही रास्ता अपनाता है। तो एक तो है टेंडेंसी टू फॉर्म पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड बनाना। दूसरा रीजन है एनोमलस बिहेवियर का हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तीसरा रीजन है एनोमलस बिहेवियर का एब्सेंस ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल इन वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल में एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है तो ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं होगा। और फोर्थ पॉइंट है एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी के लिए स्मॉल साइज। ये चारों आपको पॉइंट ऑप्शन में मिलने वाले हैं। अलग अलग प्रॉपर्टी में अलग अलग रीजन एप्लीकेबल होगा। ये चारों ऑप्शन में लिखे होंगे। जैसे आपसे कहेंगे कि बताइए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव, बाकी सबकी नेगेटिव 15th ग्रुप में, क्यों? ये चारों पॉइंट ऑप्शन में होंगे। कौन सा रीजन बनेगा? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव और बाकी सबकी नेगेटिव, इन चारों पॉइंट में से डिसाइड करना हो तो आंसर है स्मॉल साइज। स्मॉल साइज की वजह से ही तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो पाएगी। फिर आपसे कहें कि बताओ नाइट्रोजन गैस है, बाकी सब सॉलिड है, यही चारों पॉइंट लिखे होंगे, तो इसका रीजन होगा टेंडेंसी टू फॉर्म पाई बॉन्ड। आगे समझ में? तो लिखो 1 by 1 केमिकल प्रॉपर्टीज।
फर्स्ट लिखो रिएक्शन विद एयर या रिएक्शन विद O2। एयर में O2 के बारे में सोचना है। N2 से तो कोई रिएक्ट नहीं करता। रिएक्शन विद O2 तो N2 इटसेल्फ O2 से आसानी से रिएक्ट नहीं करता। अगर N2 और O2 आपस में रिएक्ट करते ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे तो क्या होता? एयर में O2 होती ही नहीं, क्योंकि N2 और O2 दोनों हैं। N2 ज्यादा है तो कंप्लीटली कंज्यूम कौन हो जाता? O2। अगर दोनों आपस में रिएक्ट कर जाते तो रिएक्शन ही नहीं होती, तो O2 नहीं होती सॉरी एयर में। और रिएक्शन होती है इन कंडीशंस में, ध्यान दो। N2O2 रिएक्ट करते हैं, प्लेटिनम कैटालिस्ट चाहिए और 2000 केल्विन टेम्परेचर। आसान रिएक्शन नहीं है। 2000 केल्विन टेम्परेचर। तो N2 तो रिएक्शन करने को तैयार नहीं O2 के साथ। बट अगर आप फास्फोरस को देखें तो मामला बिल्कुल डिफरेंट। फास्फोरस को अगर एयर में एक्सपोज कर दें, जस्ट एयर में एक्सपोज कर दें, नो हीटिंग इज रिक्वायर्ड, इट कैचेस फायर, P4O6 बनता है और ऑक्सीजन आ जाए तो P4O10 भी बनता है। बट इट कैचेस फायर, जलने लगता है एयर में। इतना ड्रास्टिक डिफरेंस क्यों? N2 तो रिएक्ट करने को तैयार नहीं, N2 के लिए चाहिए 2000 केल्विन। दूसरी तरफ P4 को जस्ट एयर के कांटेक्ट में ले आओ, इट कैचेस फायर। इस ड्रास्टिक डिफरेंस का रीजन क्या है? दोनों एक ही ग्रुप के ऊपर नीचे। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो N2 में आपको ट्रिपल बॉन्ड तोड़ना है, ट्रिपल बॉन्ड तोड़ना है। ये हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल है। ट्रिपल बॉन्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत हाई होती है। N2 रिएक्ट करने को तैयार नहीं, ट्रिपल बॉन्ड की वजह से स्टेबल है। P4 का मामला ही डिफरेंट है। P4 तो रिएक्ट करने के लिए ही बैठा है, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में अनस्टेबल है। इसका मॉलिक्यूल हाईली स्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल है। हर एक फास्फोरस sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड फास्फोरस पे बॉन्ड एंगल है 60 डिग्री। कितना होना चाहिए आइडियली? 109 डिग्री 28 मिनट्स होना चाहिए, है 60 डिग्री। तो एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, एंगल स्ट्रेन इसमें बहुत ज्यादा है, इसलिए ये P4 मॉलिक्यूल तो ब्रेक होना चाहता है। एयर के कांटेक्ट में आते ही ये बर्न करने लगता है। फास्फोरस इवन डार्क में आप रख दें तो आपको ग्लो करता दिखाई पड़ेगा। डार्क में रख दिया जाए फास्फोरस तो ग्लो करता रहता है, मतलब कंबशन थोड़ा चल रहा है लगातार। कितना कांटेक्ट में आता है वो अलग बात है एयर के। फास्फोरस डार्क में ग्लो करता है, इसको क्या नाम देते हैं? केमिल्यूमिनेसेंस या फास्फोरेसेंस। डार्क में ग्लो करना क्या कहलाता है? केमिल्यूमिनेसेंस और फास्फोरेसेंस। फास्फोरेसेंस
तो फास्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी हाईली रिएक्टिव है O2 के साथ। बिस्मथ के साथ प्रॉब्लम दूसरी है। बिस्मथ है मेटल, O2 से आसानी से रिएक्ट करना चाहिए, कंपाउंड बनता है Bi2O3। ये रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली स्पॉन्टेनियस है बट बहुत ही स्लो होती है। रीजन ये है कि इसके क्रिस्टल का सरफेस तो रिएक्ट कर जाता है अपने आप ही, बल्क रिएक्ट नहीं कर पाता क्योंकि सरफेस पे ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। तो बिस्मथ मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, रिएक्शन तो होनी ही है। फर्दर ये जो ऑक्सीजन कंपाउंड बने इसमें नेचर अक्सर आते हैं तो लिख लें, नाइट्रोजन और फास्फोरस के कंपाउंड एसिडिक होते हैं, ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी के ऑक्साइड एम्फोटेरिक और बिस्मथ का ऑक्साइड बेसिक। आपसे कहा जाएगा कि मान लीजिए ये ऑक्साइड है N2O3, P2O3, AS2O3, Sb2O3, Bi2O3। इन ऑक्साइड को क्लासिफाई कीजिए, एसिड, बेस, एसिडिक, बेसिक और मेटलोइड्स और एम्फोटेरिक, सॉरी, बताओ। तो यही जो अभी लिख रहे थे आप, N2 और P2O3 ये कैसे होंगे? ये एसिडिक ऑक्साइड है। ये दोनों कैसे होंगे? एम्फोटेरिक। और ये बेसिक ऑक्साइड है। मैंने O3 क्यों लिखा सबके साथ? क्योंकि बिस्मथ मेनली O3 ही बनाता है। नाइट्रोजन तो कई तरह के ऑक्सीजन कंपाउंड बनाता है। फास्फोरस दो तरह के, P4O6, P4O10। P4O6 को P2O3 भी लिख सकते हैं एम्पिरिकल फॉर्म में। नाइट्रोजन के कई ऑक्साइड बनते हैं, उनका डिटेल अभी लेंगे थोड़ी देर बाद, ये आपके सिलेबस में है। इतना समझ में आ गया आपको? तो ये तो बात हुई रिएक्शन विद ऑक्सीजन। दूसरा लिखो, रिएक्शन विद हेलोजन। तो हेलोजन के साथ रिएक्शन आसान है, O2 के साथ डिफिकल्ट होती है। हेलोजन की रिएक्टिविटी O2 से ज्यादा होती है। क्यों? यह X2 की रिएक्टिविटी O2 से ज्यादा होती है। बोलो। तो इसमें सिंगल बॉन्ड तोड़ना और यहाँ पे डबल बॉन्ड तोड़ना। तो हेलोजन्स की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है O2 से। N2 रिएक्ट करता है कंफर्टेबली F2 के साथ, NF3 बन जाता है। N2 रिएक्ट करता है Cl2 के साथ, NCl3 बनता है। N2 I2 के साथ भी रिएक्ट करके Ni3 बनाता है, सारे हेलोजन्स के साथ। बट Ni3 एक्सप्लोसिव होता है। एक्सप्लोसिव नेचर के तो सारे ही हैं, बट Ni3 मोस्ट एक्सप्लोसिव है और इनमें NF3 मोस्ट स्टेबल है। तो NF3 ही स्टेबल हैलाइड है नाइट्रोजन का, बाकी सारे अनस्टेबल हैं, सारे एक्सप्लोड करते हैं।
NF3 is the stable one, NF3। रिएक्ट सारे करेंगे बट बाकी सब में है क्या, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। अगर क्लासिफाई करें तो सारे के सारे दो तरह के हैलाइड बनाते हैं, एक तो MX3 टाइप और दूसरा MX5 टाइप। नाइट्रोजन कौन सा बनाएगा, MX3 टाइप। बिस्मथ कौन सा बनाएगा, MX3 टाइप। तो नाइट्रोजन टॉप पे है MX3 बना रहा, बिस्मथ बॉटम पे है तो भी MX3 बना रहा। रीजन तो बिल्कुल ठीक है, अलग अलग रीजन है। नाइट्रोजन MX3 बनाता है, MX5 क्यों नहीं बनाता, क्योंकि वैलेंस शेल में 4 ही ऑर्बिटल है, कोवैलेंसी 5 पॉसिबल नहीं। बिस्मथ क्यों नहीं बनाता, रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। बिस्मथ 5 बॉन्ड नहीं बनाता ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। BiCl3 स्टेबल है BiCl5 से, BiCl3 मोर स्टेबल है BiCl5 से। इनफैक्ट BiI5 एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप याद करें 13th ग्रुप में हमने लिखा था TLI3 एग्जिस्ट नहीं करता। 14th ग्रुप में PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता। 15th ग्रुप में हम क्या कह रहे हैं, BiI5 भी एग्जिस्ट नहीं करता। रीजन तीनों में बिल्कुल सेम है। तो BI या ये कहें कि MX3 टाइप डाउन द ग्रुप जाने पे मोर स्टेबल होते हैं। MX3 टाइप डाउन द ग्रुप जाने पे मोर स्टेबल होते हैं। फर्दर MX3 टाइप मोर आयनिक भी होते हैं रिलेटिवली, किससे, MX5 से। ठीक है, बाकी आपके सिलेबस में अभी डिटेल लेंगे, बट इनका लिख लो SbCl3 एंड BiCl3 का अगर हाइड्रोलिसिस कर दें, ये प्रैक्टिकल है आपके सिलेबस में। सॉल्ट एनालिसिस नाम का एक चैप्टर होगा, आगे 12th में पढ़ाएंगे, उसमें भी आएगा, बट प्रैक्टिकल बुक में आपको ये रिएक्शंस मिलेंगी। एंटीमनी और बिस्मथ आयन के लिए टेस्ट है ये, कि अगर एंटीमनी क्लोराइड में वाटर डाल दें तो आपको मिलती है ऑरेंज टर्बिडिटी। ऑरेंज टर्बिडिटी और अगर बिस्मथ हैलाइड में वाटर डाल दें तो आपको वाइट टर्बिडिटी मिलती है, बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड की वाइट टर्बिडिटी। इसलिए इन रिएक्शंस को यूज करते हैं फॉर द टेस्ट ऑफ एंटीमनी आयन एंड बिस्मथ आयन। एंटीमनी और बिस्मथ आयन के लिए टेस्ट है। टर्बिडिटी का मतलब क्या है, टर्बिड होना क्या मतलब, नो, टर्बिड मतलब धुंधलापन। टर्बिडिटी धुंधलापन कह दो, मटमैलापन कह दो, कोई भी नाम दे दो टिपिकल।
तो जैसे वाटर में मड डाल दो आप, तो मडी वाटर जिस तरह का दिखता है उसी को कहते हैं टर्बिडिटी। तो एंटीमनी और बिस्मथ के लिए टेस्ट के फॉर्म में यूज करेंगे रिएक्शंस को। फास्फोरस के हैलाइड आपके सिलेबस में, वो अभी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो ये बात हुई रिएक्शन विद हैलोजन। नेक्स्ट लिखो, रिएक्शन विद एसिड एंड बेस। ये आप लिख चुके हैं जगह जगह अब तक। एसिड की रिएक्शन N2 के साथ नहीं होती, बेस की भी नहीं होती। मतलब N2 ना तो एसिड से रिएक्ट करता है ना बेस से। बट फास्फोरस एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है। आर्सेनिक एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है। एम्फोटेरिक आर्सेनिक एंटीमनी एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं। अब फास्फोरस एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है, तो क्या फास्फोरस को मान लेंगे मेटलोइड? आंसर है नो। मेटलोइड कोई एक हार्ड बाउंड्री नहीं है, ध्यान रखना। अगर कोई एक रिएक्शन आ गई जो एसिड बेस से हो रही मान लो, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो मेटलोइड हो गया। 50-50 रेशियो है मेटल नॉन मेटल, तब तो बेस्ट मेटलोइड है। 60-40 है तो भी ठीक है, 70-30 है तो भी ठीक है, 99 और 1 है तो तब तो जो 99% करेक्टर होगा वही नाम देंगे। इवन 90-10 है तो भी 90 वाला ही नाम आएगा। तो हम फास्फोरस अगर एसिड बेस से रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मेटलोइड हो गया। बेस के साथ रिएक्शन आप लिख चुके हैं, NaOH और P4 मिलाएं तो क्या होता है बताओ? अब आपको पहचानी लगेगी ये, क्योंकि आप इसको देख चुके हैं। कोई चीज देखी हुई हो तो वो पहचानी सी होती है। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगी। क्या बनता है? PH3 एंड NaH2PO2। आप NaOH में लिख चुके हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में लिख चुके हैं, रेडॉक्स में लिख चुके हैं, बैलेंसिंग कर चुके हैं, 3-4 बार कर चुके हैं। बट एक बार अगर आप अपने आप से लिखेंगे, चिंतन करके लिखेंगे, तो परमानेंटली याद हो जाएगा। सिंपल कंप्यूटर लैंग्वेज में मैं बात करूं तो जो भी आप बोर्ड पर लिख रहे हैं, बोर्ड को देख के लिख रहे हैं, वो आपके अंदर सी ड्राइव में जा रहा है। और सी ड्राइव का डाटा तो जल्दी करप्ट होता है, आपको पता ही है। जो भी आप मुझसे सुन रहे हैं या बोर्ड को देख के लिख रहे हैं, वो सी ड्राइव में है। अगर आपको चाहिए कि आपकी ब्रेन की हार्ड डिस्क में आ जाए वो, तो राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए उसी की घर जाके, वरना डाटा बहुत जल्दी खत्म होता है वो। तो ये तो बात हुई P4 के साथ रिएक्शन। कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन कराएं, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएं, इन दोनों से रिएक्ट कर जाता है। HNO3 के साथ रिएक्शन करें तो बन जाएगा H3PO4 प्लस NO2 गैस मिलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और सेम तरीके से सोचिए कि यहाँ H3PO4 के साथ कौन सी गैस आएगी? H2SO4 अगर है तो SO2 गैस आती है।
इन रिएक्शंस को समझना बहुत आसान है। HNO3 में नाइट्रोजन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में, H2SO4 में सल्फर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में, ये दोनों ऑक्सीडेंट की तरह काम करेंगे। इसीलिए फास्फोरस का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं 0 से +5 में। तो कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होते हैं। तो है ये सिंपल रिडॉक्स, बट बेस के साथ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। बट ध्यान रखना कंसंट्रेटेड चाहिए, डाइल्यूट नहीं। डाइल्यूट फॉर्म में ये रिड्यूसिंग पावर इनकी इतनी ज्यादा नहीं होती, ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ज्यादा नहीं होती। ऑलरेडी आप लिख चुके हैं कि ऑक्सीडाइजिंग और जो रिड्यूसिंग पावर है वो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है, 3 एनर्जीज पर डिपेंड करती है, सारा डिटेल आप लिख चुके हैं। तो 3 एनर्जी के साथ साथ और कंडीशंस हैं जो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे या रिडॉक्स में लिखा है कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है, सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या है, ये फैक्टर भी डिसाइड करते हैं रिड्यूसिंग पावर। तो कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट, नॉट डाइल्यूट। तो एसिड और बेस से नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करता। फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी दोनों से रिएक्ट करेंगे। यहाँ पे पी की जगह आप आर्सेनिक लिख सकते हैं, ई की जगह एंटीमनी लिख सकते हैं, बिल्कुल कॉपी कर दो। बट बिस्मथ किससे रिएक्ट करेगा? ओनली विद एसिड। बिस्मथ बेस से रिएक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि मेटल है ये। इसका यही केस बार बार आता है कि बिस्मथ की HCl से रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा? BiCl3 एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, लाइक अ मेटल बिहेव करेगा। मेटल की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट लिखो रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ सारे एलिमेंट रिएक्ट करते हैं, बट सबसे डिफिकल्ट रिएक्शन कौन से एलिमेंट की होगी? सबसे डिफिकल्ट रिएक्शन होगी N2 की। N2 और H2 आसानी से रिएक्ट करना नहीं चाहते। आपको मालूम है ये बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है, हेबर्स प्रोसेस। अमोनिया बनाने का मेथड है ये। N2 + 3H2 ट्वाइस NH3 बनता है। इसमें आयरन और आयरन के ऑक्साइड H कैटालिस्ट लेते हैं, मॉलिब्डेनम H प्रमोटर लेते हैं, टेम्परेचर 773 केल्विन एंड 200 एटमॉस्फेयर, तब जाके अमोनिया बनता है। N2 की रिएक्शन डिफिकल्ट है। तो अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो सबसे ज्यादा O डबल बॉन्ड हो, उससे कम HH और उससे कम XX। सबसे आसानी से कौन सा बॉन्ड टूटेगा? XX। तो हैलोजन से तो इजी रिएक्शन है, हाइड्रोजन से थोड़ी डिफिकल्ट, ऑक्सीजन से और डिफिकल्ट।
तो N2 और H2 की रिएक्शन तो बहुत डिफिकल्ट है, ड्रास्टिक कंडीशंस में ये होती है। बट फास्फोरस अगर ले लें तो अगर फास्फोरस को आप H2 के कांटेक्ट में ले आए तो एक्सप्लोजन होता है। फास्फोरस अगर H2 के कांटेक्ट में आया तो एक्सप्लोड करता है। PH3 एंड P2H4 का मिक्सचर बनता है, मेजर PH3 ही होता है। इनफैक्ट जहां भी PH3 बनता है स्मॉल अमाउंट में साथ साथ P2H4 बनता ही है, बट बहुत स्मॉल अमाउंट में। जरा सोचो P4 अगर O2 के कांटेक्ट में आया तो आपको पता ही है आग लग रही थी, कैचेस फायर दैट। बट अगर O2 हटा के H2 कर दे एनवायरमेंट में फिर तो H2 की प्रेजेंस में तो और आसानी से कंबशन होते हैं, तो सीधा एक्सप्लोड करेगा ये। फर्दर देखें, ये सब बनाते तो है ट्राई हाइड्राइड, PH3 NH3 ASH3 SbH3 BiH3। लिखो जल्दी जल्दी, ये हाइड्रोजन कंपाउंड बनते हैं, ये हाइड्रोजन कंपाउंड बनते हैं। इन पे लगातार क्वेश्चंस आए हुए हैं, जैसे इनके बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करो। बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा BiH3 का ही होगा। जो NH3 है वो आर्सेनिक और एंटीमनी के बीच में आता है। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट BiH3 का, देन SbH3 और फिर आएगा NH3, देन ASH3, देन PH3। PH3 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम। PH3 मोस्ट वोलेटाइल। अब यहां पे आपको लगना चाहिए कि भाई मोलर मास तो लगातार बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर साइज लगातार बढ़ रही है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन लगातार बढ़ रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट रेगुलरली इंक्रीज होना चाहिए। अमोनिया का सबसे कम होना चाहिए, बट अमोनिया मॉलिक्यूल्स के बीच में H बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। अमोनिया में H बॉन्डिंग तो है बट उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी वाटर में होती है या जितनी HF में होती है। तो H बॉन्डिंग का रोल तो यहां पे है बट नॉट स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता तो है बट ग्रुप में मैक्सिमम नहीं हो पाता। दूसरा है अबाउट बॉन्ड एंगल, सेंट्रल एटम के अबाउट बॉन्ड एंगल बोलो, तो लगातार डिक्रीज करेगा। बॉन्ड एंगल सेंट्रल एटम के अबाउट डिक्रीज करेगा। सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल नाइट्रोजन में अबाउट मिलेगा, अमोनिया में नाइट्रोजन के अबाउट। बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज रेगुलरली। नेक्स्ट रिड्यूसिंग पावर, तो रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेज रेगुलरली। रिड्यूसिंग पावर तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पर डिपेंड करती है। कौन इजीली H दे देगा? BiH3। जो इजीली H देगा वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और बिल्कुल इसी के पैरेलल है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा?
अमोनिया की थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी, तो ये आसानी से ब्रेक होगा, ये आसानी से H देगा, तभी तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो थर्मल स्टेबिलिटी अमोनिया की ज्यादा। तो NH3 और PH3 आपके सिलेबस में, अभी इनकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टी सारा पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो बात हुई जनरल प्रॉपर्टीज की। वाटर के साथ कोई रिएक्ट नहीं करता, वाटर के साथ कोई रिएक्ट नहीं करता, लिख लो रिएक्शन विद वाटर, तो नो रिएक्शन विद वाटर। इनफैक्ट वाटर के साथ बिस्मथ रिएक्ट कर सकता था क्योंकि मेटल है, बट फिर भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि वाटर के इस पे बिस्मथ के सरफेस पे क्या है? ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर, इसलिए मेटेलिक नेचर का होते हुए भी रिएक्ट नहीं कर पाता, जैसे एल्यूमिनियम है। और ये वाटर में डिजॉल्व भी नहीं होते। N2P4AS4 SB4 कोई भी वाटर में डिजॉल्व भी नहीं होता, रिएक्शन तो छोड़िए, डिजॉल्व ही नहीं होते, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल कैसे हैं? नॉन पोलर। N2 है नॉन पोलर, P4 है नॉन पोलर, ऑल आर नॉन पोलर, तो ये वाटर में डिजॉल्व भी नहीं होते। इसीलिए आपसे पूछा जाता है कि N2 को कहाँ स्टोर करते हैं? P4 को। N2 तो एयर में ही है, P4 को कहाँ स्टोर करते हैं? क्योंकि एयर में तो अनस्टेबल है, तो P4 को वाटर के अंदर स्टोर करते हैं, वाटर में रखते हैं, एयर में नहीं रख सकते। ठीक है, तो अब आप एक एक करके लेते हैं। दो एलिमेंट हैं जिनके कंपाउंड्स हमें डील करने हैं, एक तो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स और दूसरे फास्फोरस के कंपाउंड। इवन जेई एडवांस और ओलंपियाड तक इन्हीं दो एलिमेंट के बारे में है। तो लिखो आप नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो सबसे पहले बात करें N2 की। N2, राइट डाउन प्रिपरेशन ऑफ N2। लेबोरेटरी में N2 कैसे बनाते हैं? N2 बनाने के कई तरीके हैं। N2 बनाने के कई तरीके हैं। पहला मेथड है N2 बनाने का, अमोनिया का ऑक्सीडेशन करना। अमोनिया के ऑक्सीडेशन से N2 बन जाएगा। अमोनिया में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -3, और N2 में क्या है? 0। तो अमोनिया का क्या करना पड़ेगा आपको? ऑक्सीडेशन करेंगे तब N2 बनेगा। और N2 बनाना बहुत ही आसान काम है, ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देखेंगे, जगह जगह ये यूज होता है पॉइंट। N ट्रिपल बॉन्ड N अगर बनाना हो तो बहुत ही आसान काम है ये। N2 इजीली बनती है, इसी वजह से एयर में सबसे ज्यादा N2 ही है, अबाउट 78%। आसानी से बनी होगी तभी तो एबंडेंस है उसकी। आसानी से क्यों बनती है? थर्मोडायनेमिक एक्सप्लेनेशन ये है
कि ये गैस है एक, तो आपको पता है कि रिएक्शन अपने आप कौन सी डायरेक्शन में फॉरवर्ड जाती हैं, जहां गैसियस प्रोडक्ट बने। तो N2 के फॉर्मेशन के लिए डेल्टा S एंट्रोपी फैक्टर फेवरेबल है। दूसरा, डेल्टा H भी फेवरेबल है क्योंकि ये मॉलिक्यूल हाईली स्टेबल है, ट्रिपल बॉन्ड बना। तो डेल्टा H एंड डेल्टा S बोथ आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ N2। इसलिए अगर आप अमोनिया में ऑक्सीडेंट ऐड कर दें, कोई भी ऑक्सीडेंट, माइल्ड और स्ट्रॉन्ग, दोनों ये काम कर देंगे। अमोनिया में अगर आप माइल्ड ऑक्सीडेंट भी डाल दें तो भी आपको N2 मिल जाएगा। ठीक है, तो माइल्ड ऑक्सीडेंट आप कई कैटेगरी के ले सकते हैं। देखो, अगर मान लो आपको N2 चाहिए तो आपको चाहिए नेसेंट ऑक्सीजन का कोई भी सोर्स, ऑक्सीडेंट। नेसेंट ऑक्सीजन का सोर्स अगर आप ले लें तो आपको N2 गैस मिल जाएगी, नेसेंट ऑक्सीजन। ये बेस रिएक्शन है नेसेंट ऑक्सीजन के साथ। अमोनिया ऑक्सीडाइज होके क्या देगा आपको, N2। और नेसेंट ऑक्सीजन देगा कौन आसानी से, तो नेसेंट ऑक्सीजन देंगे वो मेटल के ऑक्साइड जो रिएक्टिविटी में बिल्कुल नीचे हैं। रिएक्टिविटी सीरीज याद करो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करो, उन मेटल्स को याद करो जो रिएक्टिविटी में बहुत नीचे हैं, जो एयर में स्टेबल है, एयर से रिएक्ट ही नहीं करते। तो जैसे सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड कंफर्टेबली क्या दे देता है, नेसेंट ऑक्सीजन। ऑरिक ऑक्साइड ये भी आसानी से क्या दे देता है, नेसेंट ऑक्सीजन। कॉपर ऑक्साइड ये भी नेसेंट ऑक्सीजन देता है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड ये भी नेसेंट ऑक्सीजन देता है। प्लेटिनम ऑक्साइड, डाइऑक्साइड ये भी नेसेंट ऑक्सीजन देता है। ये मैंने ऐसे मेटल ऑक्साइड लिए हैं जो फ्री फॉर्म में मिल जाते हैं, मतलब वो ऑक्सीजन से कंबाइन करना नहीं चाहते। क्या ऑक्सीजन आपको MgO से मिल जाएगी, नेसेंट ऑक्सीजन? आंसर है नो। Mg तो O से कंबाइन करके स्टेबल है। S ब्लॉक का कोई भी ऑक्साइड ये काम नहीं कर सकता। S ब्लॉक के एलिमेंट तो एयर में स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट करके ऑक्साइड बना के स्टेबल होते हैं। आया समझ में? अब मान लीजिए किसी के भी साथ बैलेंस रिएक्शन लिखनी है तो हमें कितनी नेसेंट ऑक्सीजन चाहिए, 3। जैसे मान लो कॉपर के साथ आता है फ्रीक्वेंटली, इसके साथ बैलेंस लिखना है तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर लो, 3 से, और इसके साथ ऐड कर दो। ये बैलेंस रिएक्शन बन गई। ये बैलेंस रिएक्शन हो गई।
किसी के भी साथ बैलेंस बना लेंगे। और जरा सोचिए, जो काम ये छोटे मोटे लोग करेंगे, बड़े लोग तो वैसे ही कर लेंगे। जैसे ब्लीचिंग पाउडर, ये तो जाने ही जाते हैं ऑक्सीडेंट है ये। O3 ये तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है। H2O2 ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है, बट है नेसेंट ऑक्सीजन के सोर्स। इनके साथ आप कंबाइन करके रिएक्शन लिख सकते हैं अमोनिया की। मान लीजिए ब्लीचिंग पाउडर के साथ लिखना है, क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो। टू से नहीं, 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो। अब इन रिएक्शन को आप ब्लाइंडली रटेंगे तो भूल जाएंगे, थोड़ा दिमाग खुला रखेंगे तो तुरंत याद रहेंगे, परमानेंटली याद हो जाएंगे। 1-2 बार सोच सोच के खुद लिखेंगे, याद हो जाएंगे। आगे समझ में इतना सबको? तो ये आपको मिलेगा N2 इस तरीके से। कुछ ऐसे भी हैं जो नेसेंट ऑक्सीजन नहीं देते बट अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, जैसे हैलोजन्स हैं। हैलोजन आप जानते हैं सारे ऑक्सीडेंट होते हैं, तो अमोनिया को आप ऑक्सीडाइज कर सकते हैं हैलोजन्स की हेल्प से। जैसे क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दी तो बन जाएगा N2 + HCl, सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन। क्लोरीन का रिडक्शन हुआ और अमोनिया का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी ले लो, यहां पे सारे ये काम कर देंगे, ठीक है। बट नॉर्मली क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ केसेस आते हैं, तो कॉपी कर सकते हैं यहां ब्रोमीन लिख के। इस पे जो क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आया है वो इस तरह से नहीं आता, वो इस तरह से होता है कि क्लोरीन एक्सेस में है तो क्या मिलेगा और अमोनिया एक्सेस में है तो क्या मिलेगा। ये प्रॉब्लम आप देखें प्रीवियस ईयर्स में आपको फ्रीक्वेंटली मिलेगी। अगर क्लोरीन एक्सेस में है तब क्या बनेगा और अमोनिया को एक्सेस में लें तो क्या बनेगा। तो देखो कैसे याद रखना है, बहुत आसान तरीका है। अगर दोनों की कैलकुलेटेड अमाउंट लें, कैलकुलेटेड अमाउंट, तब तो सिंपल रिडॉक्स होनी है, N2 और HCl मिलने वाला है कैलकुलेटेड अमाउंट से। अब जरा सोचो आगे कि क्लोरीन एक्सेस में है, तो कैलकुलेटेड अमाउंट से तो ये बन गया, जो एक्सेस में वो बच जाएगा, और जो बच गया वो सोचो कि क्या इनसे किसी से फर्दर रिएक्ट कर सकता है। आंसर है यस। हमें मालूम है हैलोजन किससे रिएक्ट करता है? N2 से, और बनता क्या है? NCl3। आप देखो अभी थोड़ी देर पहले लिखी आपने N2 और हैलोजन की रिएक्शन, N2 की रिएक्शन हैलोजन के साथ लिखी आपने, क्या बनाया था? वहां भी क्लोरीन ही लिया था मैंने।
आया समझ में सबको? जरा सोचो अगर अमोनिया एक्सेस में हो तब क्या होगा। तो बिल्कुल आसान है, कैलकुलेटेड अमाउंट से तो ये बनना है, ये दिमाग में रखो। अब अमोनिया तो बेस है, इनमें से अमोनिया किससे रिएक्ट कर सकता है जो बच गया? HCl से। क्या बनेगा अमोनिया और HCl की रिएक्शन से? तो N2 गैस तो अपनी जगह रहेगी, अमोनिया और HCl रिएक्ट करके क्या बना लेंगे? NH4Cl। तो N2 गैस आपको तब मिलेगी जब अमोनिया एक्सेस में हो। तो किसी भी आप इनको ले सकते हैं ऑक्सीडेंट को, तो अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। अमोनिया से भी आसान ऑक्सीडेशन होता है हाइड्राजीन का। अमोनिया से भी आसान ऑक्सीडेशन है हाइड्राजीन का। और इससे भी आसान ऑक्सीडेशन है डाइएमाइड का। पॉइंट ये है कि हमें तो N2 बनाना है, ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। अमोनिया में तो एक ही N था, 2 मोल लेने पड़े, बट यहाँ तो ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड बनाने में आसानी होगी। यहाँ डबल बॉन्ड बना हुआ है ऑलरेडी, डबल से ट्रिपल में जाना और आसान रहेगा। और कितना आसान होगा आप इससे समझ जाएंगे कि अगर एल्कीन की रिएक्शन करा दें डाइएमाइड से, आप ऑर्गेनिक में इसको लिख चुके हैं, तो क्या बनेगा? यहां से दोनों H निकल के इस पे ऐड हो जाते हैं। ईथीन किस में कन्वर्ट हो जाता है? ईथेन में। अब इस रिएक्शन को फॉरवर्ड प्रोपेल कौन कर रहा है? N2। N2 बनना है आसानी से, तो वो H देने को तैयार है, कोई लेने वाला हो बस। तो डाइएमाइड H देना चाहता है, बस लेने वाला हो, एक्सेप्ट करने वाला हो। तो हाइड्राजीन से N2 आसानी से बनती है, ये NH बॉन्ड टूट जाते हैं। इसीलिए हाइड्राजीन को हम यूज करते हैं रॉकेट फ्यूल के फॉर्म में। N2 गैस बनती है जिस हाई टेम्परेचर पे बनती है मोस्ट रिएक्शंस में, तो हाइड्राजीन यूज होता है रॉकेट फ्यूल के फॉर्म में। NN सिंगल बॉन्ड है इसमें,